जी हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। मैं आपका डॉक्टर राहुल, स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। देखो आज मेरे साथ कौन है? आज मेरे साथ है मेरा दोस्त डॉक्टर प्रवीण, है ना? आप लोग जानते हैं उसको अच्छे तरीके से। तो आज ये पढ़ाने जा रहा है ग्लाइकोलाइसिस। तो आगे का वीडियो यही कंप्लीट करेगा। तो देखिए आप लोग फिर एंजॉय कीजिए वीडियो को। हाँ, तो डॉक्टर प्रवीण बताइए आप क्या पढ़ाना चाह रहे हैं? फ्लैश कैमरा ऑन है। ठीक। हाँ, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस पे। ये जो टॉपिक है हम लोग का, ये सेलुलर रेस्पिरेशन इन प्लांट के नाम से हम लोग को 11th क्लास में दिया, उसमें ये इसके अंदर ये टॉपिक आता है। सबसे पहले हम ये जानें कि ये ग्लाइकोलाइसिस में जो हम किसका स्टडी करना है, ये कैसे आ रहा है, ये इसमें क्या स्टडी करना है हमको। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमको जो है ग्लूकोज जो है कहाँ पे, सेलुलर, ये चैप्टर के अंदर जो है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर आता है। तो हमको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या बात करी थी। डाइजेस्टिव सिस्टम आप जानते होंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी कहानी क्या हुई थी कि इधर आप फूड के रूप में क्या लेते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट लेंगे, या प्रोटीन लेंगे, या फैट लेंगे, या न्यूक्लिक एसिड लेंगे। यही 4 कंपोनेंट आप लेने वाले हैं। और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एम था, वो एम ये था कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया था सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, और वहाँ से एब्जॉर्ब होके ब्लड के थ्रू ये सेल लेवल पे ट्रांसपोर्ट हुआ था। कहाँ पे? सेल लेवल पे। और सेल लेवल में ट्रांसपोर्ट हुआ, उसके बाद जो है उसको जो है सेल के इनसाइड भेजा गया, और उसी की कहानी हम करना है। इसका नाम सेलुलर रेस्पिरेशन इसलिए पड़ा क्योंकि ऑक्सीजन भी यूज करना है यहाँ पे, और ये सेल के अंदर की कहानी, इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस का। सबसे पहले बात करते हैं किसका? ग्लाइकोलाइसिस। इसमें हम जो ग्लूकोज का करते हैं, तो ये पाथवे जो है मेटाबॉलिज्म तो ये जो पाथवे है हमारा, ये किसके अंदर आता है? ये मेटाबॉलिज्म आता है। वैसे तो हमें कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म सबसे पहले समझना चाहिए, लेकिन आपको मैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बात कर रहा हूँ। और ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहले हमको अगर आपको कॉन्सेप्चुअली ग्लाइकोलाइसिस को जानना है, तो सबसे पहले आप इसके इंजाइम को जानना बहुत जरूरी है। मतलब कौन कौन सा एंजाइम है, इसमें स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉन्सेप्चुअली अगर इसको समझना है तो। अदरवाइज मार्केट में तो आपको रटा रटा है बात, कहाँ एटीपी, कहाँ ये हो रहा है, ये आपको मिलेगा। मैं बात करना चाह रहा हूँ आपको कॉन्सेप्चुअली। तो आप सबसे पहले मेरी 3 बातें ध्यान रखिए। कौन सी बातें? 3 बातें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एंजाइम के बारे में, और एंजाइम में सबसे पहले बात करने वाले हैं हम जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। यानी आपको जो है ये अल्टीमेटली ये फूड का हो क्या रहा है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज या फैट है, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, अल्टीमेटली इसका होना क्या है? ऑक्सीडेशन होना है। और ऑक्सीडेशन की वजह से इससे क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। तो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए सबसे पहले एंजाइम, जितने भी ये स्टेप दिख रहे हैं वो एंजाइमेटिकली कंट्रोल रिएक्शन दिख रहे होंगे। और वैसे भी लिविंग सिस्टम में कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जो विदाउट एंजाइम है। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन भी लिखा हुआ है कि देयर इज नो एनी अनकैटलाइज्ड रिएक्शन इन ए लिविंग सिस्टम, इवन डिजॉल्विंग ऑफ CO2 इन द वाटर इज द फिजिकल प्रोसेस बट आल्सो टेक्स प्लेस बाय द एंजाइम। तो यानी कोई भी ऐसा रिएक्शन है ही नहीं लिविंग सिस्टम में जो बिना एंजाइम का। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इसमें 2-3 एंजाइम के बारे में जो कर क्या रहा है। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम क्लास फर्स्ट जो एंजाइम हमारा होता है, उसमें क्या होता है? ऑक्सीडो रिडक्टेज। सबसे पहले कौन सा नाम एंजाइम आता है? ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये क्लास फर्स्ट का एंजाइम है। क्या है? क्लास फर्स्ट। आप पहले ध्यान से इस एंजाइम को देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं इस ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स पे, आपको एक बार में समझ में आएगा। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज की अगर हम बात करें, तो यानी करेगा क्या? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। करेगा क्या? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये क्लास फर्स्ट का, इसके अंदर जो है हमको सब क्लास आता है, और वो हमको 3 सब क्लासेस मिलती है। इसके अंदर क्या मिलती है? 3 सब क्लास मिलती है। ठीक है, क्लास तो हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज था, लेकिन इसके 3 सब क्लास है जिसके अंदर हमको एंजाइम मिलने वाला है। सबसे पहले अगर एंजाइम मिलने वाला है, तो इसमें जो मिलने वाला है आपको, जो मिलेगा कैटलेज मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑक्सीडेज मिलेगा। दूसरा जो आपको मिलने वाला है वो डिहाइड्रोजिनेज मिलने वाला है, और तीसरा जो सब क्लास मिलने वाला है वो आपको रिडक्टेज मिलने वाला है।
क्या मिलने वाला है, रिडक्टेज। तो यानी पहला क्लास में हमको एंजाइम मिला ऑक्सीडेज, दूसरा जो है डिहाइड्रोजनेज और तीसरा जो है रिडक्टेज मिलेगा। तो ये जो एंजाइम है ऑक्सीडेज और डिहाइड्रोजनेज, ये आपको करेगा क्या, तो ये करेगा दोनों ऑक्सीडेशन। क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। अभी मैं बता रहा हूं कि कैसे करेगा ऑक्सीडेशन, दोनों करेगा ऑक्सीडेशन, बट दोनों का तरीका अलग है। आप समझिए पहले एंजाइम के क्लास को, उसके बाद इसका जो है पढ़ते हैं ग्लाइक। और ये करेगा क्या, रिडक्शन। ये करेगा क्या, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन, अगर एंजाइम आपको, एक मिनट, अगर एंजाइम आपको मिला ऑक्सीडेज, कौन सा एंजाइम मिला, अगर आपको क्लास मिला एंजाइम का ऑक्सीडेज, तो ऑक्सीडेज करेगा ऑक्सीडेशन, लेकिन करेगा कैसे, तरीका देखिए। जैसे मान लीजिए हम एक जनरल इक्वेशन एग्जांपल लेते हैं, AH2 कोई मॉलिक्यूल है। इस AH2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन के दो ही तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली उसको ऑक्सीजन ऐड करें, या फिर आप जो हम लोग ब्रॉडसेट लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के रिमूवल से भी ऑक्सीडेशन होता है। तो आपको हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ऑक्सीडेज क्लास के एंजाइम। अगर एंजाइम है ऑक्सीडेज, तो ये जनरल रिएक्शन आपको बता रहे हैं कि AH2 कोई कंपाउंड है, उसमें आप क्या करें, ऑक्सीजन ऐड करेंगे, तो आपको बनेगा क्या, A और प्लस में आपको मिलने वाला है पेरोक्साइड, यानी H2O2 हमको मिलने वाला है। अगर ऑक्सीडेज है तो, या इसी का और दूसरा तरीके से हम ले सकते हैं, जैसे AH2 है और प्लस में ये हाफ O2 अगर हम लेते हैं, तो ये भी अगर एंजाइम है ऑक्सीडेज, तो आपको मिलने वाला है, यहां पे मिलने वाला है आपको H2O मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, H2O मिलने वाला है। तो ये तो हुआ आपका किसका, ऑक्सीडेज क्लास का एंजाइम। जैसे मैं आपका इसको एग्जांपल बताऊं, तो आपको फोटोसिंथेसिस आपने कभी पढ़ा होगा, तो फोटोसिंथेसिस में जो फोटो रेस्पिरेशन होता है, उसके अंदर जो है पेरोक्सिसोम में जो होता है ऑक्सीडेज एंजाइम लगता है, और उससे H2O2 फोटो रेस्पिरेशन मिलता है। आगे बात करेंगे इसके बारे में, बस अभी अगर आपको दिख रहा है एंजाइम कौन सा, डिहाइड्रोजनेज, सबसे इंपॉर्टेंट, करेगा ऑक्सीडेशन ये भी, लेकिन इसका तरीका आप देखिए ध्यान से कि कैसे करेगा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन अगर एंजाइम है हमारे पास डिहाइड्रोजनेज, तो करेगा कैसे ऑक्सीडेशन, जैसे देख लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास जनरल इक्वेशन था क्या, AH2, ठीक। एंजाइम लगा हमारा यहाँ पे क्या, डिहाइड्रोजन। या तो मैंने बोला था कि आपको डायरेक्टली ऑक्सीजन लेके ऑक्सीडेशन करेगा, या दूसरे तरीका से जो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है वो करेगा ऑक्सीडेशन। तो कैसे करेगा, अगर AH2 है, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, तो करेगा ऑक्सीडेशन A, और प्लस में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 H प्लस जो है ये हम बाहर रिलीज, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और 2 H प्लस जो है ना, ये क्या करेगा, यानी प्रोटॉन जो है ना ये बाहर निकलेगा। अब होगा क्या कि जैसे ये रिएक्शन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन है, ये अल्टीमेटली करेगा क्या, जैसे आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पे जितना भी एंजाइम है हमारे पास, क्या है, कोई एंजाइम है, वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, इसका क्या करेगा, जैसे आपको एग्जांपल मैं बताऊं, NAD प्लस, आपको ध्यान होगा NAD प्लस, ये NAD प्लस जो है इसको रिसीव करेगा, किसको, ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन जो निकला है यहाँ से डिहाइड्रोजनेज के पंजस में, उसको निकालेगा, रिसीव करेगा, और ये बदल जाएगा NADH प्लस H प्लस में, ठीक है, NADH H प्लस में बदल जाएगा। तो हुआ क्या, आपको समझ में आया, यहां से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, तो इस स्टेप का तो ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन इस कोएंजाइम का रिडक्शन हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हुआ। तो इस एंजाइम का हमको अभी जरूरत पड़ेगा। आपको समझ में आया, अगर एंजाइम है ऑक्सीडेज, तो डायरेक्टली कैसे करने वाला है, ऑक्सीडेज है तो O2 लेके ऑक्सीडेशन करेगा, लेकिन अगर क्लास ऑफ एंजाइम हमारे पास डिहाइड्रोजनेज है तो करेगा ऑक्सीडेशन ही, लेकिन कैसे करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करेगा, और ये जो कोई एंजाइम है ये इसको रिसीव करेगा, और NADH H प्लस, तो इसका तो रिडक्शन हुआ, रिड्यूस को एंजाइम तभी तो इसको बोलते हैं हम लोग, और इसका क्या हुआ, इस स्टेप का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। एक दूसरा एंजाइम का अगर आपको हम बात करें, जैसे आपको एक क्लास का एंजाइम और भी पढ़ाया जाता है, ट्रांसफरेजेज। क्या पढ़ाया जाता है, ट्रांसफरेजेज,
ठीक है। यहाँ पे जो काम आने वाला एंजाइम उसके बारे में हम डायरेक्टली बात करने वाले हैं। ट्रांसफरेजेज क्लास जो हम लोग को पढ़ाया जाता है, ट्रांसफरेजेज क्लास में अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, अल्टीमेटली ग्रुप का ट्रांसफर करता है। किसका करता है, अदर देन हाइड्रोजन, यानी ग्रुप का ट्रांसफर करेगा, फॉस्फेट ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अदर ग्रुप का जो है अदर ग्रुप का डिफरेंट ग्रुप का ट्रांसफर करता है। हमको जो यहाँ काम आने वाला है ग्लाइकोलाइसिस में उसकी बात करने वाले हैं डायरेक्टली। जैसे आपको बहुत सारे एंजाइम के पीछे नाम आएगा काइनेज, क्या नाम आएगा, काइनेज, जैसे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, ये सब आपको जो है काइनेज वर्ड आने वाला है। तो जिस भी एंजाइम के पीछे आएगा इन वर्ड काइनेज, उसको आपको ध्यान में आना चाहिए कि ये 3 बातें ध्यान में आना चाहिए। सबसे पहला, ठीक है, जब भी ये क्लास होगा किसका, ट्रांसफरेजेज का, जब भी वो एंजाइम का नाम आएगा काइनेज पीछे एंजाइम में, तो आपको पहला वर्ड ध्यान आना चाहिए कि ये ट्रांसफरेज क्लास का एंजाइम है। दूसरा, आपको ध्यान आना चाहिए कि ये ट्रांसफर करेगा ग्रुप को। कौन सा ग्रुप करेगा ट्रांसफर, तो ये ट्रांसफर करेगा फॉस्फेट ग्रुप को। किसको करेगा, फॉस्फेट का, अल्टीमेटली फॉस्फेट ग्रुप मतलब फॉस्फेट का ट्रांसफर करेगा। और काइनेज वर्ड जब भी लगे तो इसमें मैग्नीशियम +2 एज ए कोफैक्टर लगेगा। ये 3 बातें हमें बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से समझ लेना। मैंने आपको 2 एंजाइम के बारे में बात किया, एक तो ऑक्सीडोरेडक्टेज के बारे में और दूसरा आपको बात किया हमको किसके, ट्रांसफरेज के बारे में, ठीक है। तो ये 2 एंजाइम हमारे माइंड में, और भी जो छोटे मोटे एंजाइम हमारे आने वाले काम वो मैं वहीं पे बताऊंगा। मेनली जो 2 एंजाइम है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं, देखिए इसका जो हमारा स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक। तो बात करते हैं हम सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस को। ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहला जो स्टेप होता है आपको ग्लूकोज हमने क्या किया, इंटर का सेल में चला गया। कैसे, तो इंसुलिन इसको इंटर कराया सेल में और सेल में ये पहुंच गया ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का होना क्या है, तो सबसे पहले आपको ध्यान आ रहा हो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर हम ध्यान से देखें तो आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है CHO, फिर CH 6 कार्बन कंपाउंड है और नीचे में भी क्या है आपका CH2OH है, 6 कार्बन कंपाउंड है। अब ग्लूकोज जो है 6 कार्बन कंपाउंड है, तो उसको जो है इसको क्या करते हैं हम, फॉस्फोराइलेशन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, चार्जिंग करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है, CH2OH CHO है और नीचे जो है क्या है, CHO है, ठीक है, CH2OH है। तो यहाँ पे क्या होगा, ATP हम देते हैं, क्या देते हैं, ATP देते हैं, इसको चार्जिंग करते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में सबसे नीचे में क्या आएगा, 6 कार्बन कंपाउंड है, तो 6 नंबर जो कार्बन है ग्लूकोज को, वहां पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ। अब हम देखिए हमने क्या बताया था आपको अभी मैंने बताया था कि जब हमारे पास एंजाइम हो क्या, काइनेज। यहाँ पे एंजाइम आप ध्यान से देखिए क्या नाम है, हेक्सोकाइनेज। तो काइनेज वर्ड के लिए मैंने क्या कहा था आपसे कि काइनेज एंजाइम वर्ड जो है एंजाइम के पीछे जब भी है तो हमको 3 चीजें दिमाग में आ रही है। क्या, सबसे पहले ट्रांसफर करेगा ग्रुप का, तो ट्रांसफर करेगा किसको, फॉस्फेट ग्रुप का। देखिए ATP में क्या है, 3 फॉस्फेट है, तो 3 फॉस्फेट में से 1 फॉस्फेट ग्लूकोज को ट्रांसफर किया 6 वाले कार्बन पे, ट्रांसफर कर दिया। दूसरा बात, मैग्नीशियम +2 लगा कोफैक्टर। तो काइनेज एंजाइम जब भी लगेगा ट्रांसफर करेगा ग्रुप को, किसको, ट्रांसफरेजेज क्लास का है तो ट्रांसफर करेगा, ये फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर किया, ठीक। दूसरा, ग्लूकोज ये जो 6 फॉस्फेट था वो क्या हुआ, अब आइसोमरेज में बदल, आइसोमेराइजेशन हुआ। इसका क्या हुआ, आप ध्यान से देखें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे के आइसोमर है। अगर ग्लूकोज में देखेंगे तो उसमें क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें क्या है, कीटोन ग्रुप है। यही है, उसमें भी 6 ऑक्सीजन है 6 कार्बन है, इसमें भी 6 ऑक्सीजन 6 कार्बन है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। तो ये आइसोमेराइजेशन हुआ, तो इसीलिए फॉस्फोर हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम लगता है और आइसोमेराइजेशन हुआ। तो आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना जो आइसोमेराइजेशन होकर बना। अब देखिए दूसरा हमारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, ठीक। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से जब एंजाइम लगता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, क्या एंजाइम लगता है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फिर से आपको ध्यान आ रहा होगा कि यहाँ पे काइनेज वर्ड है, क्या लगा है, काइनेज। तो फिर से क्या करेगा, ट्रांसफरेजेज, मतलब ये क्लास कौन सा है, ट्रांसफरेजेज। तो ट्रांसफर करेगा किसको, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। कहाँ करेगा, तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि ग्लूकोज जो है, मान लीजिए ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का कार्बन चेंज है, तो ये 1st कार्बन और ये 6 कार्बन। तो आप क्या किए थे, ग्लूकोज के 6 कार्बन पे तो ऑलरेडी पहले से फॉस्फेट ग्रुप लगा चुके हैं, तो आप पहला नंबर जो कार्बन फ्री है उस पे आप एक फॉस्फेट, और ये काइनेज आ रहा है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, तो काइनेज ट्रांसफर किया, ATP से एक फॉस्फेट को ट्रांसफर किया, तो 1st नंबर कार्बन पे जो है फिर से आपने एक फॉस्फेट, यानी फ्रुक्टोज
1,6 बाइफॉस्फेट। पहले आप आइसोमेराइजेशन से फ्रुक्टोज बना दिए थे ग्लूकोज से, तो अब बना क्या, फ्रुक्टोज 1 और 6 बाइफॉस्फेट। बाई इसलिए क्योंकि दोनों पे फॉस्फेट। अब देखिए तीसरा जो है यहाँ पे जो स्टेप है हमारे पास, उसमें क्या हो रहा है, एंजाइम लग रहा है अल्डोलेज। अगर आपको ध्यान आ रहा होगा, एंजाइम मैंने नहीं बताया पर मैं यहीं पे बता रहा हूँ डायरेक्टली, अल्डोलेज क्लास का एंजाइम होता है तो वो क्या करता है, लाइसिस कराता है। और वहाँ नॉर्मली जब भी लाइसिस होता है तो वहाँ पे क्या है, हाइड्रेशन, जितना भी बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होता है उसमें हाइड्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पे बिना हाइड्रेशन हुए ही ये बॉन्ड जो है लाइसिस होगा। ठीक, एक्चुअली हो क्यों रहा है, ये दोनों फ्रुक्टोज जो है दोनों टर्मिनल पे इसके फॉस्फेट ग्रुप लग गया, तो ये मॉलिक्यूल जो है ना अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से ये 6 कार्बन जो फ्रुक्टोज था ये जो है ब्रेकडाउन होता है बीच से, और ये 3 कार्बन में टूट जाता है। तो बनता क्या है, इसमें बनता है PGL, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में बदल जाता है। ठीक है, 3 कार्बन में ये ब्रेकडाउन हो जाता है। क्यों, क्योंकि अनस्टेबल हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं, ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आपको दिख रहा है और जो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड दिख रहा है, एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, मतलब आइसोमेराइजेशन से एक दूसरे के आइसोमर है तो ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक आइसोमर यहाँ पे, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपको आइसोमर बना तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर दूसरा स्टेप यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से PGL जब बना, ग्लिसरॉल्डिहाइड जब बन रहा है तो फिर यहाँ पे आइसोमेराइजेशन हो रहा है। तो आपको मैंने 2 स्टेप बताया जहाँ पे आइसोमेराइजेशन होता है। इसके बाद अगर हम बात आगे करते हैं, ये स्टेप हमारा क्या है, ये दोनों जो है आइसोमर है, तो एक स्टेप जो है, एक PGL को हम आगे लेके चलते हैं और ऐसा ही सेम होगा। तो पहले इसका कर लेते हैं, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब जैसे PGL है तो PGL में यहाँ पे क्या होता है, आप ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे जो है H3PO4 लगता है। क्या लगता है, फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोलिए, H3PO4 लगता है। ठीक है, तो ये आपको PGL 3 PGL है, हमारे पास क्या है 3 PGL, यानी 3 फॉस्फोग्लिसरिक, यानी तीसरा नंबर, ये जो ब्रेकडाउन हुआ 6 कार्बन कंपाउंड, उसके तीसरा नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप इधर से देखेंगे हम लगा हुआ, 3 कार्बन का ब्रेकडाउन हुआ, तो 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है, इसको 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड पे 3 पे फॉस्फेट लगा हुआ है ऑलरेडी। अब हम क्या करते हैं, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और आपने दिया, तो वो कहाँ पे लगेगा, 1 नंबर कार्बन पे, 3 कार्बन का चैन है, 3 कार्बन पे तीसरा पे लगा हुआ तो 1 नंबर पे लगेगा। तो आप देखिए आपका जो एंजाइम क्या है, ग्लिसरॉल डिहाइड्रोजिनेज फॉस्फेट। सबसे पहली बात मैंने क्या बताया था आपको कि जहां भी एंजाइम लगेगा डिहाइड्रोजिनेज, हमको बात ध्यान आना चाहिए, क्या बोलेगा, क्या आप देखिए ये सबस्ट्रेट जो PGL है, ये क्या है PGL जो हमारे पास है, और ये क्या है 1,3 PGA बाई PGA 20 PGA बोलिए इसको। तो इसमें हो क्या रहा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से तो फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर कर ही रहा है, साथ में आप देखिए हमारे एंजाइम में क्या लगा है, डिहाइड्रोजनेज। और मैंने आपको क्या बताया था कि डिहाइड्रोजनेज जब भी रहेगा तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, NAD, और NAD रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, और उसके बाद बदल जाएगा NADH में। तो ये होगा क्या, मैंने क्या बताया था कि ऑक्सीडेशन तो होगा, लेकिन बाई कैसे होगा, रिसीविंग ऑफ NAD रिसीव किया इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, यानी प्रोटॉन कहिए, और तब जाके NADH, यानी इस स्टेप में होगा ऑक्सीडेशन। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं यहाँ पे कि ग्लाइकोलाइसिस का सिर्फ और सिर्फ यही एक स्टेप है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, और कैसे हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे हो रहा है, बाय द एंजाइम ऑफ डिहाइड्रोजन। और डिहाइड्रोजन कैसे कर रहा है ऑक्सीडेशन, ये मैं पहले बता दूं। तो फॉस्फोराइलेशन तो हो ही रहा है, क्यों, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे 1 पोजीशन पे आपने दिया, तो फॉस्फोराइलेशन भी हो रहा है और साथ में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और साथ में एक बात और यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस भी होता है, यानी हाइड्रोजन प्रोसेस भी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1,3-BPG। ठीक है, 1,3-BPG जो है, तो अब देखिए सबसे खास बात क्या होता है, ये जो 1,3-BPG है 1 नंबर पे और 3 नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप है हमारा। अब फिर से यहाँ पे लगता है एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि काइनेज वर्ड जहां भी आए तो आपका होने वाला है क्या, ट्रांसफर करेगा ग्रुप को, कौन सा ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप को, और एंजाइम कौन सा क्लास का होगा, ट्रांसफरेज, और कोफैक्टर क्या लगेगा, मैग्नीशियम। 3 बातें। तो देखिए एंजाइम के वर्ड में क्या था, काइनेज। देखिए आप क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट का 1,3-BPGA जो है, YPGA जो है, इसका 1 नंबर पोजीशन पे जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, उसको आप ADP को दे रहे हैं, और वो ट्रांसफर होके बना रहा है क्या, ATP। यानी काइनेज एंजाइम, हमको 3 बातें ध्यान रखने से हमारा सारा काम हो जा रहा है, और इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ऐसा क्यों, SLP इसका नाम इसलिए देते हैं कि आप ध्यान से देखो, इस सबस्ट्रेट, ये क्या है हमारा, ये सबस्ट्रेट है,
1,3-BPG क्या है? सबस्ट्रेट है, और इस सबस्ट्रेट का फॉस्फेट ग्रुप हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसको? एटीपी बनाने में, एडीपी को, तो इसीलिए इसका नाम है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन। व्हाट इट। अब नेक्स्ट बात हम करने वाले हैं, इससे हमको बन गया 3PGA। क्या बन गया? 3PGA। 1 वाला ट्रांसफर कर दिए तो अब 3 ही नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप बचा, तो 3PGA। अब देखिए ध्यान से देखिए कि 3PGA जो कंपाउंड है, ये 3PGA कंपाउंड, मान लीजिए 3 कार्बन का चेन है, 1 2 3, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, और तीसरा कार्बन पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। तो आप ध्यान से देखें, मान लीजिए यहाँ पे लगा हुआ, तो ये अनस्टेबल नहीं हो जाएगा मॉलिक्यूल, तो इसको क्या करता है ना, ये फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है मिडिल वाले कार्बन पे। क्या कर देता है? मिडिल वाले कार्बन पे ये ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से ये मिड होने की वजह से, यानी स्टेबिलिटी हम किस रूप में देखते हैं? एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल का केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात अगर हम करें तो एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल को ही तो हम स्टेबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप 3 नंबर पे लगा था, उसको ट्रांसफर कर देता है 2PGA। तो ये आप देखिए आइसोमेरिक कन्वर्जन हो रहा है, आइसोमर बना, सिर्फ ट्रांसफर किया, बाकी चेंज नहीं किया है, तो ये आइसोमेरिक ड्यू टू स्टेबिलिटी के लिए। अब बात क्या होता है, एक एंजाइम लगता है इनोलेज। जब भी आपको ध्यान आ रहा होगा एंजाइम का बात है, एंजाइम में पढ़ाया जाता है कि इनोलेज क्लास का एंजाइम हो तो ये क्या करता है? डिहाइड्रेशन करता है। इनोलेज का खास बात क्या होता है? डिहाइड्रेशन। और 2PGA से क्या करता है ये? डिहाइड्रेशन, इनोलेज एंजाइम। और यहाँ पे भी क्या है? मैग्नीशियम +2 लगता है, और बनता है क्या? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। हमको क्या बनता है? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, और यहाँ पे वाटर का रिमूवल होता है, यानी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। लास्ट स्टेप हम अगर ध्यान से देखें तो PEP से हमको बन रहा है क्या? पायरुविक एसिड। आपको ध्यान से देखिए, फिर से एंजाइम लग रहा है क्या? पायरुवेट काइनेज। और मैंने आपको क्या सिखाया है कि काइनेज वर्ड जहां भी आएगा वहां करेगा क्या? ट्रांसफरेज क्लास का एंजाइम होगा, करेगा फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर, और कोफैक्टर लगेगा मैग्नीज। आप ध्यान से देखिए, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर कर रहा है, PEP का जो है ये जो है ट्रांसफर कर रहा है किसको? ये ATP को ट्रांसफर कर रहा है, और ये बन रहा है क्या? ADP। फिर से इसको बोलते हैं SLP। क्यों? क्योंकि PEP जो है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है, उसका जो है फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर किया है किसको? ADP को, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो ये बन गया हमारे पास पायरुविक एसिड। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये पायरुविक एसिड बना, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं इस पे, ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बन गया, ठीक। तो जैसे एक PGL से हम पायरुविक एसिड बनाए, उसी को वैसे ही DHAP से भी फिर सारा स्टेप फिर से होगा, तो ये हमको 2 बार मिलेगा। यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ग्लाइकोलाइसिस में अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो 2 पायरुविक एसिड मिलेगा। कितना मिलेगा हमको? 2 पायरुविक एसिड। सबसे खास बात, अब हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। 1 सेकेंड। अगर हम कैलकुलेशन का बात करें, आप ध्यान से देखो, पूरा का पूरा जो ग्लाइकोलाइसिस था उसमें आपको जो है कितना ATP लगा, कितना ATP यूज किए, हमने इनपुट दिया, और कितना ATP हमको डायरेक्टली मिला। सबसे पहले हम 3 चीजों का कैलकुलेशन करने वाले हैं, ATP का, दूसरा वाटर का, और तीसरा CO2 कितना रिमूव हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं ATP का। ATP अगर हम बात करें, सबसे पहले हमको कितना यूज हुआ, तो आप ध्यान से देखो, तो सबसे पहला स्टेप में आपने 1 ATP इनपुट दिया है, और तीसरा नंबर जो स्टेप है उसमें आप 1 ATP दिया, तो यूज हमारा कितना हुआ? 2 ATP आपने इनपुट दिया है फॉस्फोराइलेशन के लिए, चार्जिंग के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो बना कितना है, आप यहां ध्यान से देखिए, 1,3-BPG से आप जब 3PGA बना रहे हैं तो वहां 1 ATP बना, और दूसरा 3PP से जो पायरुविक एसिड बन रहा था तो वहां भी 1 ATP बना। तो एक PGL से यहाँ पे बना 1 ATP, यहाँ पे 1 ATP, तो हमको कितना मिला? 2 ATP। लेकिन 2 बार जाएगा ये प्रोसेस, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी ऐसे ही जाएगा कन्वर्जन पायरुविक एसिड में, तो हमको 2 और मिलेगा, यानी हमको मिला क्या? 4 ATP मिला। तो हमको अगर पूछा जाए कितना ATP मिला? 4 ATP। तो डायरेक्टली रूप से अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी ATP फॉर्म डायरेक्टली, तो हम बोलेंगे कितना ATP? 4 ही ATP बना, ठीक। लेकिन अब कहानी आता है इसका, किसका? NADH का। आपको अगर ध्यान आ रहा हो, NADH, एक NADH का जब ऑक्सीडेशन करेंगे हम, कहाँ? यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं होगा। सबसे खास बात मैं क्लियर कर दूं कि जितना भी एनएरोबिक है उसमें ये ऑक्सीडेशन नहीं होगा NADH का। NADH का ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? जाके ETS में होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो वहां पे ये एनर्जी देगा। तो 1 NADH जब ब्रेकडाउन होता है तो 3 ATP देता है, और एक FADH जब ब्रेकडाउन होता है वहां पे तो क्या देता है हमको?
2 एटीपी देता है। ये कहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी एनसीईआरटी पॉइंट है। लेकिन आप हायर क्लासेस में जाएंगे, कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए तो आपको क्या मिलेगा, एक एनएडीएच अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको 2.5 एटीपी मिलेगा, और एक एफएडीएच का ब्रेक डाउन करेंगे तो 1.5 एटीपी मिलेगा। ये हम अलग से भी बात करेंगे, लेकिन अभी एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से पहले कैलकुलेट करके आपको बताते हैं, ठीक। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, तो ये जो एनएडीएच का होगा वो एक मान के चलते हैं कि ये आगे जा रहा है ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक, एटीएस में। तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, जब ऑक्सीडेशन होगा एक एनएडीएच का कितना एटीपी देगा हमको, 3। तो हमको कितना एनएडीएच, एक बार जब गया पीजीएल तो हमको एक एनएडीएच मिला, H+ मिला, तो दोबारा फिर से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इसी से तो 2 एनएडीएच मिला, ठीक है। तो 2 एनएडीएच से हमको क्या मिलेगा, 6 एटीपी मिलेगा। तो आपको जो है टोटल कितना मिला, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 4 एटीपी और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से कितना मिलने वाला है, 6 एटीपी, यानी टोटल हमको कितना मिलने वाला है, 10 एटीपी। लेकिन आपने, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी एटीपी आर फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलाइसिस, आप बोलेंगे कितना, टोटल पूछे तो आप बोलेंगे 10 एटीपी। लेकिन आपसे पूछे नेट, अगर पूछ दे नेट वर्ड यूज कर, तो आप जो इनपुट दिए ना उसको माइनस करेंगे। नेट पूछने पे आपको माइनस करना होगा, तो आपको कितना, 2 एटीपी आपने इनपुट दिया था, तो टोटल कितना बनेगा, 8 एटीपी। क्लियर है। लेकिन आपसे पूछे कि विदाउट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमाया जा सकता है, फ्रेम किया जा सकता है। कैसे, जैसे आपसे पूछ ले कि किसी बैक्टीरिया का एग्जांपल ले ले, मोनेरा का एग्जांपल ले ले, आपसे पूछ दे कि ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस या फर्मेंटेशन, ऐसा पूछ दे, तो उसका फर्मेंटेशन का अलग से मैं लेक्चर लूंगा। अगर आपसे पूछ दे कि बैक्टीरिया में कितना एटीपी बनेगा, तो आपको यही बताना होगा। क्यों, क्योंकि एनएडीएच का उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला है, एरोबिक नहीं, एनारोबिक में तो होगा ही नहीं, एरोबिक बैक्टीरिया में हो सकता है लेकिन उसमें नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल में तो वैसे भी नहीं होगा। तो ये आपको क्या है, नेट 8 एटीपी। अगर हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस में क्या, आपको वाटर का, अगर हम बात करेंगे वाटर का, तो आप ध्यान से देखो, डायरेक्टली आपको कहाँ, पीजीए से जब पीईपी बना रहे थे तब आपको एक वाटर मॉलिक्यूल मिला, तो 2 बार यह स्टेप चला तो 2 वाटर मॉलिक्यूल मिला। और यहाँ पे जो हाइड्रेशन प्रोसेस हो रहा था आपका, पीजीएल से 1,3-bis-PgO जो बना रहे थे, वहाँ हाइड्रेशन हो रहा था, तो एक मॉलिक्यूल 3PGA से 1,3-bis-PgA में एक वाटर इनपुट हुआ, तो 2 बार गया तो 2 वाटर हुआ, तो 2 वाटर यहाँ रिमूव हुआ और 2 वाटर आपको जो है क्या, आपको इनपुट हो गया, तो टोटल यानी क्या हो गया, खत्म हो गया, 0 हो गया। लेकिन ये जो NaDH को जब हम ले जाते हैं ETS में, तो वहां पे एक NaDH से एक वाटर मॉलिक्यूल, लास्ट स्टेप ऑफ ETS में हम बात करेंगे, लेकिन अभी बस इस वाटर को समझिए कि इसका नाम होता है मेटाबॉलिक वाटर। इसका क्या नाम होता है, मेटाबॉलिक वाटर। क्यों, ये हम बाद में बताएंगे। अभी बस इतना समझिए कि एक NaDH का जब ऑक्सीडेशन होगा तो उससे एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो एक NaDH का ऑक्सीडेशन हम करेंगे एक बार, इसका नाम होगा मेटाबॉलिक वाटर। तो आपका यहाँ क्या है, 2 NaDH, तो 2 NaDH से 2 मेटाबॉलिक वाटर, यानी 2 मेटाबॉलिक, तो टोटल कितना हुआ, 4 हुआ। लेकिन यूज कितना हो गया है, यूज कितना हुआ, 2 इनपुट में वाटर हाइड्रेशन हुआ था, तो यानी नेट हमको कितना मिलने वाला है, 2 ही मिलने वाला है वाटर, ठीक है। उसके बाद हम और बात करेंगे CO2 का। तो पूरे ग्लाइकोलाइसिस को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक भी वाटर डीकार्बोक्सिलेशन नहीं दिखेगा। कहीं पे आपको दिखा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, नहीं, तो कहीं भी CO2, ये एम्स में आया हुआ भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, आपको कितना CO2 निकलेगा ग्लाइकोलाइसिस में, आपको ये 0। दूसरी बात, अगर हम बात करें, एक छोटा सा पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, ये मेटाबॉलिक पाथवे का मदर कहा जाता है। यानी ये जो है, जैसे आप बोलते हैं ना, वहाँ पे जब एनसीईआरटी में बोलते हैं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग जो है, उसमें मेटाबॉलिज्म का नाम आता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों, दुनिया का कोई भी क्रिएचर हो, लिविंग हो, अगर वो लिविंग है तो उसमें कम से कम मेटाबॉलिज्म के नाम पे ग्लाइकोलाइसिस तो जरूर ही चल रहा होगा, इसीलिए इसको मेटाबॉलिज्म का मदर पाथवे कहा जाता है, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आइसोमेराइजेशन मैंने कितने स्टेप में बताया, 3 स्टेप में आइसोमेराइजेशन होता था। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन 2 ऐसा स्टेप आया जहां पे हो रहा था, डिहाइड्रेशन एक जगह पे हो रहा था, आपको बताया, ऑक्सीडेशन सिर्फ और सिर्फ हो रहा था NAD से, यहीं पे, यही एक स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, बाकी कहीं नहीं होता है, ठीक। एक बात मैं और बता दूं, अगर आप जाएंगे कॉलेज लेवल पे, अगर बात करें, थोड़ा हायर लेवल पे अगर बात करें, तो आपको दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा फॉस्फोराइलेटेड दिख रहा है, पूरा का पूरा जो कंपाउंड दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, आपको फॉस्फोराइलेटेड दिखना है। जितना भी स्टेप है 10 स्टेप में हो रहा है, और पूरा का पूरा स्टेप जो है आपको फॉस्फोराइलेटेड दिख रहा है। ये ऐसा क्यों होता है, फॉस्फोर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप ध्यान से देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है,
मान के चलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है चार्ज पार्टिकल के लिए कभी परमिएबल नहीं होता है। आपको अगर मैं बता दूं तो इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, फ्रुक्टोज के लिए, ग्लूकोज के लिए, ये सब और जितना भी रिड्यूस कोएंजाइम होता है जैसे NADH, FADH, NADPH, इसके लिए कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं होता है। इसीलिए चार्ज पार्टिकल यानी फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इनसाइड द सेल ही रहता है, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी खर्च किए हुए सेल के अंदर ही रहेगा। ये कॉलेज लेवल की बातें हैं, नीट के लेवल के नहीं बातें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। दूसरी बात, फॉस्फोराइलेटेड जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होते हैं ना, वो अगर नहीं रहेगा, फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं रहेगा, तो आप सोच के देखो आप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन करोगे कैसे। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होने के लिए, ATP बनने के लिए ये फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट का होना बहुत जरूरी है। और तीसरा, फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट होता है ना, वो जो है एंजाइम के साथ इफेक्टिवली बाइंड करता है, अच्छे से बाइंड करता है। तो ये पूरा का पूरा जो स्टेप है आपको। दूसरी बात, हमारे केस में क्या होता है, जैसे आपको जो है ये हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना है, तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम लगता है। ये हम लोग के केस में लीवर में एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ग्लूकोकाइनेज। और ये ग्लूकोकाइनेज एंजाइम का खास बात ये होता है कि इसका Km वैल्यू ज़्यादा होता है। एंजाइम में आपको बताया जाता है कि जिसका Km वैल्यू ज़्यादा होता है ना, उसका सबस्ट्रेट के प्रति एफिनिटी कम होता है। एफिनिटी क्या होता है? कम होता है। तो ग्लूकोज जब ज़्यादा होता है, मान लीजिए ग्लूकोज लीवर में हमेशा रहेगा, तो ये तो काम करता रहेगा एंजाइम, बट ऐसा नहीं होता है, उसका हाई होता है Km वैल्यू, इसलिए ताकि ये जब हाई हो ग्लूकोज लेवल तब ये वर्कआउट हो। आफ्टर ऑल ये टोटल ग्लाइकोलाइसिस मैंने आपको बताने की कोशिश की है कॉन्सेप्चुअली विथ एंजाइम। एक बार ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। आगे की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्मेंटेशन पे, तो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। पता नहीं कैसा बना।